पहले पैराग्राफ में बेटा मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि विनीता पांडे जो थी, जो उनका साक्षात्कार ले रही है, तो उससे पूछती है कि आपने मुंबई पुणे की तंग गलियों से लेके मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका जीवन बड़ा लंबा और कष्ट साध्य रहा है, आप इसके बारे में क्या बताएंगे। अब धनराज पिल्लई क्या कहते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि बचपन मेरा बहुत कठिनाइयों से भरा था, हम बहुत गरीब थे। देखो एक जो धनराज पिल्लई जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ये बताते कि मैं बहुत गरीब था और मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं एक हॉकी स्टिक खरीद सकूं, और मुझे हॉकी स्टिक खरीदने के पास पैसे नहीं थे तो मैं दूसरे की मांग के क्या करता था, मैं दूसरे की हॉकी स्टिक मांग के खेला करता था, और दूसरा भी मुझे स्टिक कब देता था बताओ, जब वह खेल चुका होता था। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी पहली हॉकी स्टिक कब मिली थी, जबकि मेरे भाई को भारतीय हॉकी कैंप के लिए चुन लिया गया था, तब मुझे मेरी पहली हॉकी स्टिक मिली थी। और कहते हैं कि यह हॉकी स्टिक मेरे लिए यह नया तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि मेरा अपना था और मैं इसे अपने हिसाब से खेल सकता था, रख सकता था। ठीक, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, तब मैं सिर्फ 16 साल का था। धनराज पिल्लई अपने खेल जीवन का आरंभ बताते हुए कहते हैं कि जब मैं 16 साल का था तब मैंने अपनी पहली राष्ट्रीय हॉकी कहाँ खेली थी, मणिपुर में 1950 में। कहते हैं देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। देखो एक तो गरीब थे, भोजन की भी दिक्कत थी, तो कहते हैं कि देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। यहां तक अगर आप ध्यान दें तो आप क्या पाएंगे कि धनराज पिल्लई जब अपनी जीवन गाथा बताते हैं तो कहते हैं कि 1985 में मैंने जूनियर हॉकी खेली और 1986 में मैं राष्ट्रीय टीम में आ गया, सीनियर टीम में आ गया। और कहते हैं कि मैं बहुत जुझारू था, मतलब संघर्षी था, मैं बहुत मेहनत करता था। कौन करता था? धनराज पिल्लई करते थे। ठीक है, कहते हैं कि जब मुझे डाल दिया गया सीनियर टीम में तो मैं कहाँ आ गया, मैं बंबई में आ गया, मुंबई में आ गया। यहां तक क्लियर सबको, किसी कोई दिक्कत यहां तक बोलो। कहते हैं कि उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। देखो होता क्या कि जब कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपको उम्मीद बढ़ती है, तो यही काम धनराज पिल्लई के साथ भी हुआ था। जब उन्होंने अच्छा सा परफॉर्मेंस किया मुंबई लीग के लिए तो उनको ये उम्मीद हो गई कि अब मुझे ओलंपिक 1988 खेलने के लिए कैंप से बुलावा आएगा। लेकिन परिणाम इसके विपरीत होता है, उनको खेलने के लिए बुलावा नहीं आता है। ठीक है, कहते हैं कि मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था, बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही आलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखो 1988 में इनको 1988 में इनको ओलंपिक के लिए नहीं चुना गया, लेकिन एक साल बाद माने 1989 में इनको एशिया कप के लिए चुना गया। तब क्या हुआ, तब ये एशिया कप खेलने गए। ठीक है, और कहते हैं कि 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में, मतलब जब जो ओलंपिक वाली लिस्ट थी उसमें इनका नाम ही नहीं था। कहते हैं कि जब मुझे एक बार एशिया कप के लिए बुलावा आ गया, वहां से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर विनीता पूछती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है?
देखो पहले वो उनके बचपन के बारे में पूछी थी, उनके खेल जीवन के बारे में। दूसरा प्रश्न उसने पूछा है उनके स्कूल के जीवन के बारे में कि आपका स्कूली जीवन कैसा रहा। तब क्या कहती हैं, तो धनराज कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी माने कमजोर, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझसे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि बैचलर ऑफ हॉकी हूं, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। देखो धनराज पिल्ला का जब इंटरव्यू हो रहा है तो कहते हैं कि मैं पढ़ने बड़ा कमजोर था, और कहते हैं कि अगर मैं हॉकी न खेल रहा होता तो मुझे चपरासी की भी नौकरी न मिलती, क्योंकि मैं पढ़ रहा लिखा तो था नहीं। जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो धनराज पिल्ला कहते हैं कि मुझे चपरासी की भी नौकरी न मिलती, लेकिन आज मैं भले ही बैचलर ऑफ साइंस चाहे ना हूं, चाहे बैचलर ऑफ आर्ट्स ना हूं, लेकिन मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। मैं हॉकी को जितना मेहनत लोग पढ़ाई में करते हैं उतना मेहनत मैंने हॉकी में किया है। ठीक, कहते हैं कि मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और मुझे कहते हैं कि आप मेरी शादी के लिए, हाँ देखो हंस भी रहे हैं ना, हंसते हुए कहते हैं कि आप मुझे शादी के लिए मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। ठीक, अब विनीता क्या कहती है, कहती है कि आप इतने तल्लुक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। कहते हैं कि आप इतने तल्लुक मिजाज में गुस्सैल किस्म के, कहती है कि आप इतने गुस्सैल किस्म के क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज पिल्ला क्या कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा। मैं अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तल्लुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा नहीं रोका जाता, दूसरे लोगों को भी उकसाने में मजा आता है। देखो धनराज पिल्ला इस पैराग्राफ में कहते हैं, जब विनीता उनसे पूछती है कि आप बड़े तनुक मिजाजी हैं, बहुत संघर्षी हैं, तो धनराज पिल्ला उनको बताते हैं कि मैं इतना गुस्सैल, इतना तनुक मिजाजी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बचपन में इतनी गरीबी देखी है। मेरी मम्मी मुझे पालने में इतना मेहनत की है, इतना मेहनत की है कि उसके कारण मेरे अंदर झल्लाहट सी आ गई है। कहते हैं मैं बिना लाग लपेट, मैंने साफ आदमी हूँ। कहते हैं कि जो मेरे मन में आता है कह देता हूँ। मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ और कभी किसी कोई बात को बना के नहीं कहता हूँ। ठीक है, कहते हैं दूसरों को उकसाने में मुझे बहुत मजा आता है। कहते हैं कि मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं दे सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। देखो धनराज पिल्ला की एक और विशेषता है, ये इतने गरीब थे बेटा, इतने गरीब थे, समझ रहे हैं आप लोग, कि गरीबी से इनका इस तरह से पाला पड़ा था कि इतना संघर्ष भी ये कर लिए थे कि आदमी झल्लाहट आ ही जाती है। कहते हैं मैं बहुत भावुक इंसान, मैं बहुत इमोशनल हूँ। कहते हैं कि मैं कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तकलीफ में देखने का मतलब क्या होता है कि आप जो है तकलीफ झेल चुके हैं तो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही है? कहते मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपने गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर गलती हो गई है तो माफी मांग लेने में धनराज पिल्ला को शर्म नहीं आती। ठीक, कहते हैं कि आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है। अब विनीता पूछती है फिर से कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो धनराज पिल्ला कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ।
मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ धनराज पिल्लई विनीता को बताते हुए कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरी माँ का क्या महत्व है, और कहते हैं कि जितने भी संस्कार, जितने भी सभ्यता, जितनी भी संस्कृति, जो भी चीजें मैंने पाई हैं वो मैंने अपनी माँ से पाई है। माँ से क्यों पाई है? माँ ने उनको सीख दी है, शिक्षा दी है। क्या दी है? कि आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाना, लेकिन अपनी विनम्रता को मत भूलना। और दूसरी ओर उल्लेख करते हुए अपने भाभी का कहते हैं कि ठीक यही शिक्षा मेरी भाभी ने भी मुझे दी है। माँ के अलावा उनकी भाभी भी उनकी प्रेरणा स्रोत रही है, उनको शिक्षा दी है कि जब भी ऊंचाई पर जाना कभी घमंड मत करना। ठीक, कहते हैं विनीता कहती है कि सबसे पहले आपने कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज पिल्लई कहते हैं सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकीम कार्लोहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने का गुर बता रहे थे, और जब ये बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस घास को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। अब देखो इस वाले पैराग्राफ में ध्यान से देखो, समझो। वो जो पत्रकार है जो इनका इंटरव्यू ले रही है, इनके जीवन के हर पहलू को टच कर रही है। अब इनसे पूछ रहे हैं कि पहली बार आपने एस्ट्रोटर्फ कब खेला? एस्ट्रोटर्फ बेटा ऐसी घास होती है जो प्लास्टिक की तरह दिखती है। तो बताते हैं कि जब मैं 1988 में नेशनल गेम्स खेलने के लिए दिल्ली में गया था, तो वहाँ जो एस्ट्रोटर्फ के विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया। तो जब वो घास के बारे में बता रहे थे तो मैं झुक के उस घास को देख रहा था। उस घास को देख क्यों रहा था? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा, विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं लगता था कि कोई भी ऐसा होगा, विज्ञान इतना आगे निकल जाएगा कि प्राकृतिक घास के अलावा वह कृत्रिम घास को भी उगा सकता है। अब विनीता देखो आगे क्या पूछती है। कहते हैं कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? अब विनीता का अगला सवाल देखो। पहले सवाल क्या था कि आपने एस्ट्रोटर्फ पर कब खेला। दूसरा सवाल क्या है कि देखो हर व्यक्ति पैसा कमाने के बाद सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो। तो आपके पास पहली कार कब आई? अब धनराज पिल्लई क्या कहते हैं कि सबसे पहले मेरे पास एक सेकेंड हैंड कार अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या कर सकता था? जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपने परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। अब इस पैराग्राफ में देखिए, जब विनीता उनसे पूछती है कि आपने अपनी पहली कार कब खरीदी, तो धनराज पिल्लई उसको जवाब देते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे पास जो पहली कार थी वो सेकेंड हैंड थी, अरमाडा थी, जो उनके पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। कहते हैं कि तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। कहते हैं कि देखो मैं नामी खिलाड़ी तो बन चुका था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका नाम आपके साथ पैसा भी लेके आए। कहते हैं कि मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों में तभी यात्रा करता था जब मुझे लोग जानने लगे थे
और एक बार होता क्या है कि इनकी एक फोटो जो है एक पत्रकार खींच के छाप देता है और लिखता क्या है कि हॉकी का सितारा अभी मुंबई के लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहा है। कहते हैं कि उस दिन उनको लगा कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर ये दूसरी तरफ कहते हैं कि लेकिन मेरे पास कोई विकल्प न था, मैं इतना गरीब था कि मैं पैसे थोड़े से कमाता था, लेकिन उससे मेरे परिवार का खर्च चलाना पड़ता था। ठीक, कहते हैं धीरे धीरे मैंने अपनी बहन की शादी की और फिर मैंने अपनी कमाई से एक फोर्ड की कार ली। ठीक है, सन 2000 में उन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत की कमाई से एक कार खरीदा। अब विनीता आगे पूछती है कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, हॉकी को आपने इतना कुछ किया, इसके बदले आपको क्या मिला। अब देखो विनीता इनसे प्रश्न कहती है कि आपके लिए सफलता क्या है, आपने हॉकी को अपना सब पूरा जीवन दे दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला। तो धनराज पिल्लर कहते हैं कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अब देखो, जब वही विनीता उनसे पूछती है कि सफलता का आपके जीवन में क्या महत्व है, तो धनराज पिल्लर जवाब देते हैं कि मुझे पैसे मिलते थे, ऐसी बात नहीं है। देखो धनराज पिल्लर भी स्वीकार करते हैं कि मुझे पैसे मिलते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतने नहीं मिलते थे जो आज मिलते हैं। कहते थे कि उस समय मेरी जो पहली प्राथमिकता थी परिवार की तंगी दूर करना। परिवार की तंगी कहने का मतलब है कि परिवार बहुत विपन्न था, बहुत गरीब था, और कहते हैं कि विदेश में जाके जब मैं खेला और जब मुझे उससे कमाई हुई तो मुंबई पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। कहते हैं कि छोटा सा घर था लेकिन हम लोगों के लिए पर्याप्त था। लेकिन फिर 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया और कहते कि वो इतना बड़ा घर है कि मैं उसे आज भी नहीं खरीद सकता, मेरी पास इतनी हैसियत नहीं हो पाती कि मैं उसे मुंबई में खरीद सकता। देखो कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे आदमी हैं कि एक एक चीज को बता दे रहे हैं। फिर विनीता आगे पूछती है कि सेलिब्रिटीज के साथ मंच पर बैठना कैसा लगता है। अब देखो अंतिम प्रश्न पूछती है विनीता इनसे कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। तब धनराज पिल्लर कहते हैं कि जब हम राष्ट्रपति से मिले कि तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं, हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो कुल मिला जुला के इस पाठ में एक साक्षात्कार में जो धनराज पिल्लर और विनीता के बीच में हुआ है उसमें धनराज पिल्लर के संपूर्ण जीवन वृत्त को दिखाया गया है कि उनका बचपन कैसे संघर्षों से बीता और कैसे संघर्षों से झेलते हुए वह इस मुकाम तक पहुंचे। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? चैप्टर समाप्त हो गया हमारा।